नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का संप्रत्यय। और ये जो है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की जो लास्ट यूनिट है सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा शास्त्र समाकलन, उसका ये दूसरा पॉइंट है। इससे पिछले जो दो वीडियो हमने बनाए थे उन दोनों ही वीडियो में हमने जो पहला पॉइंट था उसकी कंप्लीट जो जानकारी थी, कंप्लीट जो विषय वस्तु थी, उसका अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी और दूं कि ये जो दूसरा पॉइंट है इसके भी मैंने दो वीडियो बनाए हैं, यानी दो वीडियो बनाने का यहाँ पर निर्णय किया है। पहले वीडियो में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे, और इसका जो दूसरा पॉइंट होगा उसमें जो हार्डवेयर में एक डिवाइस आएगा, एक उपकरण आएगा जिसका नाम होता है कंप्यूटर। तो मैंने इस यूनिट के स्टार्ट में भी आपको बताया था कि जो लास्ट यूनिट है ये कंप्यूटर से संबंधित यूनिट है, और 5 प्रश्नों में एक दो जो प्रश्न होंगे वो कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं। तो हार्डवेयर में जो कंप्यूटर होगा उसको मैंने एक अलग यूनिट के रूप में यहाँ पर वीडियो बनाने का निर्णय लिया है, ताकि कंप्यूटर से संबंधित जितने भी जो प्रश्न हैं वो आपके याद हो सके। तो वैसे दो ही चीज़ें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, लेकिन हार्डवेयर का ही भाग है कंप्यूटर, और कंप्यूटर से संबंधित पिछले प्रश्न पत्रों में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, इसलिए इस पॉइंट के भी दो ही वीडियो बनेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो जानकारी है, कि जो परिभाषाएं हैं, इनके अंतर्गत आने वाले जो उपकरण हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, वो सारे के सारे जो चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संप्रत्यय, जो हमारे पॉइंट का नाम है, और ये छठी यूनिट का कौन सा पॉइंट है? दूसरा पॉइंट, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का संप्रत्यय। तो सबसे पहले देखते हैं कि लुम्सडेने ने 1964 में शैक्षिक तकनीकी को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया। तो यहाँ पर हमारा जो छठा जो पॉइंट है, छठी जो यूनिट है, उसमें शिक्षा तकनीकी और सूचना संप्रेषण तकनीकी की हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत लुम्सडेने एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने 1964 में शिक्षक तकनीकी को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी हैं? तो पहला जो वर्गीकरण है वो है शैक्षिक तकनीकी प्रथम, दूसरा है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, और तीसरा है शैक्षिक तकनीकी तृतीय। तो यहाँ पर याद रखने योग्य बिंदु है कि लुम्सडेने ने शिक्षक तकनीकी को कितने भागों में बांटा है? तो याद रखना है 3 भागों में। और कौन कौन से हैं? शैक्षिक तकनीकी प्रथम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय और शैक्षिक तकनीकी तृतीय। शिक्षण में मशीनों के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर उपागम कहते हैं। इस तकनीकी का जन्म भौतिक विज्ञान से हुआ है। तो ऊपर हमने देखा कि जो लुम्सडेने हैं, तो लुम्सडेने ने शिक्षण तकनीकी को 3 भागों में बांटा था। तो जो प्रथम की जो जानकारी है वो ये है कि शिक्षण मशीनों का जहाँ पर प्रयोग होता है उसको हम शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहते हैं, या इस शैक्षिक तकनीकी प्रथम का दूसरा नाम है हार्डवेयर उपागम। तो सीधा सीधा मतलब हो जाएगा, क्योंकि हमारी यूनिट का आज के पॉइंट का नाम भी यही है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का संप्रत्यय। तो हार्डवेयर उपागम इस जो पहली तकनीक है इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इससे प्रश्न बनता है कि शैक्षणिक तकनीकी प्रथम का जो जन्म है, या फिर हार्डवेयर उपागम का जो जन्म है, वो किससे हुआ था? तो हमारा जवाब होगा भौतिक विज्ञान से इसका जन्म हुआ था। अब हम शैक्षिक तकनीकी द्वितीय की बात करें तो शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा सॉफ्टवेयर उपागम को अनुदेशन तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। तो शैक्षिक तकनीकी का दूसरा नाम हो जाएगा सॉफ्टवेयर उपागम। तो पहले का नाम हो गया था हार्डवेयर उपागम और दूसरे का हो जाएगा सॉफ्टवेयर उपागम। इसी का दूसरा नाम है अनुदेशन तकनीकी, भी इसको हम कहते हैं। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अनुदेशन तकनीकी। और इसके 2 अन्य नाम हैं, व्यवहार तकनीकी भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से इसके 3 नाम हो गए हैं, सॉफ्टवेयर उपागम, अनुदेशन तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी। सिल्वरमैन ने इसे रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है। तो एक व्यक्ति और हुए हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में, सिल्वरमैन।
तो इन सिल्वरमैन ने शिक्षक तकनीकी द्वितीय अथवा सॉफ्टवेयर उपागम को रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी कौन सी तकनीकी को कहा जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा सॉफ्टवेयर उपागम को। और ये संज्ञा किसने दी, तो आपका जवाब हो जाएगा सिल्वरमैन ने। शैक्षिक तकनीकी तृतीय अथवा प्रणाली विश्लेषण, इसे प्रबंधन तकनीकी उपागम भी कहते हैं। यह गेस्टाल्टवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो लुम्सडेने द्वारा प्रतिपादित जो शैक्षिक तकनीकी तृतीय है उसका दूसरा नाम हो जाएगा प्रणाली विश्लेषण, और इसका अन्य नाम है प्रबंधन तकनीकी उपागम भी इसको कहते हैं। और ये किस सिद्धांतों पर आधारित है, तो ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो जो वाद हमने पढ़े थे वहाँ पर हमने गेस्टाल्टवाद को बहुत ही विस्तृत रूप से वहाँ पर पढ़ा था, तो ये उसी के सिद्धांतों पर आधारित प्रणाली है। तो यहाँ पर लुम्सडेने द्वारा जो तीनों जो प्रणालियाँ हैं, शैक्षिक प्रणाली प्रथम द्वितीय और तृतीय, तीनों की जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की है। क्यों प्राप्त की है, क्योंकि तीनों के तीनों का जो संबंध है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से है। अब उदाहरण देखते हैं शैक्षिक तकनीकी प्रथम के। तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम के उदाहरण है कंप्यूटर, इसके अंतर्गत आता है। स्लाइड प्रोजेक्टर को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ऑडियो प्रोजेक्टर भी शैक्षिक तकनीकी यानी हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत आता है। वीसीआर को भी हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत रखा गया है। ओवरहेड प्रोजेक्टर को भी शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत रखा गया है। और जो कक्षा में जो प्रयोग होता है ब्लैक बोर्ड का, उसको भी शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर सारे के सारे नाम याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछा भी गया था कि निम्न में से कौन कौन से उपकरण हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से उपकरण सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के उदाहरणों की हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है कंप्यूटर प्रोग्राम। ऊपर वाले में सिर्फ कंप्यूटर था, लेकिन यहाँ कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है उसको सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत रखा गया है। यानी स्लाइड प्रोजेक्टर है वो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, लेकिन जो स्लाइड्स हैं वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगी। रिकॉर्डेड सामग्री, यानी रिकॉर्डेड सामग्री को दिखाने का और सुनाने का जो कार्य करता है वो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें जो सामग्री रिकॉर्ड की गई है वो सॉफ्टवेयर उपागम यानी शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के अंतर्गत आती है। वीडियो प्रोग्राम, ट्रांसपेरेंसीज यानी जो जिनको बिल्कुल आर पार देखा जा सकता है ऐसी जो स्लाइड्स हैं वो भी शैक्षिक तकनीकी द्वितीय यानी सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत आती हैं। तो दोनों के दोनों का उदाहरण हमने यहाँ पर पढ़ा था, किसके अनुसार, लुम्सडेने के अनुसार। अब हम दोनों को अलग अलग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर संप्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम सॉफ्टवेयर संप्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य जानकारी लुम्सडेने के अनुसार हमने यहाँ प्राप्त कर ली है। अब इनका जो विस्तृत जो अध्ययन है वो हम एक एक करके दोनों का करते हैं। तो सबसे पहला है हार्डवेयर संप्रत्यय। इस शिक्षण प्रक्रिया में यंत्रीकरण को विशेष महत्व दिया जाता है, जिसे स्थूल वस्तु माध्यम इंग्लिश में हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं। तो हार्डवेयर संप्रत्यय की बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया में यंत्रीकरण को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी मशीनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो हार्डवेयर हम किसको कहेंगे, यंत्रों और मशीनों को ही हार्डवेयर कहते हैं। और इसे स्थूल वस्तु माध्यम भी इसको कहा जाता है। स्थूल का मतलब होता है जिसको हम देख सके, छू सके। और इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना है, हार्डवेयर अप्रोच इसको कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई है। 1968 में सिल्वरमैन ने इसे संबंधी तकनीकी नाम दिया। तो यहाँ पर आपको दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि संबंधी तकनीकी नाम हार्डवेयर उपागम को किसके द्वारा दिया गया। तो हमारा जवाब हो जाएगा सिल्वरमैन के द्वारा। और कब दिया गया, 1968 में। तो संबंधी तकनीकी को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव टेक्नोलॉजी। तो रिलेटिव टेक्नोलॉजी के प्रतिपादक कौन है, सिल्वरमैन। हार्डवेयर संप्रत्यय का अधिकाधिक उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ओपन स्कूल्स में, ओपन कॉलेजेज में और कोरेस्पोंडेंस में किया जाता है। यानी जो पत्राचार के माध्यम से जो संस्थान अध्ययन करवाते हैं उनमें ओपन स्कूल यानी प्राइवेट फॉर्म भर के जो हम 10th 12th या ओपन कॉलेज जहाँ से हम BA MA की जो घर बैठे जो डिग्री लेते हैं, ऐसे स्कूल्स, ऐसे कॉलेज और ऐसे जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें इस हार्डवेयर उपागम का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है।
इसके अंतर्गत फिर जो साधन है, फिर इनको बता रहे हैं कि हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन से साधन हैं। तो इनको 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो हार्डवेयर में सबसे पहला जो प्रकार है वो श्रव्य है, यानी उन यंत्रों को, उन मशीनों को जिनको सिर्फ हम सुन सकते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, एक तो आता है रेडियो और दूसरा आता है टैप रिकॉर्डर। दूसरा प्रकार है दृश्य, इसके अंतर्गत है चार्ट, मैप, स्लाइड, प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडायस्कोप और मॉडल। तीसरा है दृश्य श्रव्य, जिनको देख भी सकते हैं और जिनको सुन भी सकते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो डिस्क आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हार्डवेयर का जो वर्गीकरण है, उनके जो उपकरणों का जो वर्गीकरण है, उनके जो यंत्रों का, उनकी जो वस्तुओं का वर्गीकरण है, वो 3 प्रकार से किया जाता है, श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य दोनों। अगला बिंदु है हार्डवेयर संप्रत्यय से संबंधित कि मुख्य हार्डवेयर उपकरणों का सामान्य परिचय। तो ऊपर हमने इनका जो नाम पढ़ा था, उनका सामान्य परिचय यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला ऊपर हमने पढ़ा था दृश्य श्रव्य में, जैसे एपिडायस्कोप। तो एपिडायस्कोप क्या होता है? तो इस तरह से हम जो महत्वपूर्ण जो उपकरण हैं, जो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, उनका सामान्य परिचय आपको यहाँ पर बताएंगे। तो अपारदर्शी वस्तुओं को प्रोजेक्ट करने का कार्य एपिस्कोप का तथा स्लाइडों को प्रोजेक्ट करने का कार्य डायस्कोप का, और दोनों को प्रदर्शित करने का जो काम है वो है एपिडायस्कोप का। यानी एपिस्कोप और डायस्कोप को संयुक्त रूप से एपिडायस्कोप कहते हैं। तो यहाँ पर ये वर्णन इसलिए दिया गया है, ये सामान्य परिचय इसलिए दिया गया है क्योंकि इनमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है कि अपारदर्शी वस्तुओं को प्रोजेक्ट करने का कार्य कौन से हार्डवेयर उपकरण द्वारा किया जाता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा एपिस्कोप। या फिर दूसरा प्रश्न बनता है कि स्लाइडों को प्रोजेक्ट करने का कार्य कौन से हार्डवेयर उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा डायस्कोप। उसके बाद में दूसरा उपकरण है स्लाइड एवं फिल्म प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप देख ही चुके हैं, यानी जिनके द्वारा किसी फिल्म को या किसी चित्र को किरणों के माध्यम से एक पर्दे पर या दीवार पर प्रक्षेपित किया जाता है, वो भी हार्डवेयर के अंतर्गत ही आते हैं, स्लाइड और फिल्म प्रोजेक्टर। तीसरा उपकरण है हार्डवेयर का ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं सिरोपरि प्रोजेक्ट, यानी जिसका उपयोग सिर के ऊपर किया जाता है। जैसे सिनेमा हॉल्स में देखते हैं कि जो हम चेयर्स पर बैठे रहते हैं, तो हमारे पीछे हमारे सर के ऊपर एक प्रोजेक्ट लगा रहता है, उससे किरणें आती हैं और हमारे सामने एक पर्दा रहता है जो क्षैतिज में होता है, यानी हमारे वो ठीक सामने नहीं होकर के और वो थोड़ा नीचे होता है। तो वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर इसका वर्णन में भी मैंने जो बात बताई है उसको यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश की किरणों का मार्ग एक दर्पण के द्वारा जो 45 डिग्री कोण पर रखा रहता है, पुनः क्षैतिज की ओर परावर्तित कर दिया जाता है। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, यानी मान लीजिए यहाँ पर हमारे ओवरहेड प्रोजेक्टर है, तो ये 45 डिग्री पर इस तरह से किरणों के माध्यम से जो विषय वस्तु जो दिखाई जाने वाली है उसको यहाँ पर प्रक्षेपित करता है और यहाँ पर वो चीज़ पर्दे या दीवार पर दिखाई देती है। तो इसको हम ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछेगा कि ओवरहेड प्रोजेक्टर निम्न में से किसका उदाहरण है, तो आपको याद रखना है ये हार्डवेयर का उदाहरण है। इसका क्या कार्य है वो भी यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। चौथा जो उपकरण है हार्डवेयर के अंतर्गत वो है रेडियो, जिसका परिचय मैं आपको दे ही चुका हूँ। मार्कोनी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, तो सारी जानकारी हम पिछले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। अगला है टैप रिकॉर्डर, यानी किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, इसकी जानकारी भी हम प्राप्त कर चुके हैं। पिछले एक वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसकी जो रील्स है उसका 3000 से अधिक बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके आविष्कार के बारे में हम पिछले यूनिटों में पढ़ चुके हैं। छठा जो हार्डवेयर उपकरण है वो है दूरदर्शन यानी टेलीविज़न। इसका उपयोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं में किया जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, सामान्य में परिचय यहाँ पर बता दूं। यानी एक निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति के द्वारा निश्चित शुल्क देकर के जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे विद्यालय में हम जाते हैं तो हमें एक निश्चित कक्षा में बैठाया जाता है, निश्चित पाठ्य पुस्तकों को वहाँ पर पढ़ाया जाता है और निश्चित समय पर वहाँ पर परीक्षाओं का आयोजन होता है, उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और इन चीज़ों के अलावा जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। मान लीजिए हम 2-3 दिन कहीं वर्कशॉप में गए,
किसी सेमिनार में गए और वहाँ पर जो शिक्षा हमने प्राप्त की है उसको हम अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। तो दूरदर्शन का प्रयोग दोनों ही प्रकार की शिक्षाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सातवां जो वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित जो हार्डवेयर उपकरण है वो है सीसीटीवी कैमरा। इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। तो टीवी का मतलब हो जाएगा टेलीविज़न, पहले सी का मतलब हो जाएगा क्लोज्ड और दूसरे सी का मतलब हो जाएगा सर्किट। इसको हिंदी में कहते हैं बंद परिपथ दूरदर्शन। क्लोज्ड का मतलब बंद, सर्किट का मतलब परिपथ और टेलीविज़न का मतलब दूरदर्शन। इस प्रणाली में प्रसारण का परिपथ सीमित सीमा परिधि में बंद रहता है, इसीलिए इसका नाम है बंद परिपथ परिदर्शन। यानी इसमें जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसकी एक सीमित सीमा होती है। आठवां जो हार्डवेयर उपकरण है उसका नाम है चलचित्र या मूवी। दृश्य श्रव्य साधनों से इसको दिखाया जाता है। और नवा जो महत्वपूर्ण जो हार्डवेयर उपकरण है वो है कंप्यूटर। इसके जो जनक हैं वो है चार्ल्स बाबेज। और यहाँ पर कंप्यूटर के मैंने कोई भी जानकारी यहाँ उपलब्ध नहीं करवाई है, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था कि हार्डवेयर उपकरण जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रयोग भी किया जाता है, कंप्यूटर, उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने ये जो नवा जो पॉइंट है इसका एक अलग से वीडियो बनाया है और इसके जो अगला वीडियो होगा वो कंप्यूटर पे ही होगा। तो हमने इस तरह से देखा कि हार्डवेयर जो संप्रत्यय है उसके बारे में जितनी भी जो जानकारी थी, उसके उदाहरण, उसके उपकरणों की सामान्य जानकारी, उसको कितने भागों में बांटा गया, सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है जो भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। अब अगला जो बिंदु है दूसरे पॉइंट का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संप्रत्यय, तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जिस तरह से हार्डवेयर की कंप्लीट जानकारी हमें याद होनी चाहिए, उसी तरह सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो बिंदु हैं वो भी हमें याद होने चाहिए। इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये ही निकल कर आता है कि सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि विद्यार्थी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। अपेक्षित का मतलब होता है जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें ज़रूरत महसूस हो रही है, ऐसा परिवर्तन हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा ला सकें। और ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं सॉफ्टवेयर। इसे व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी या शिक्षण तकनीकी भी कहते हैं। यानी सॉफ्टवेयर तकनीकी का दूसरा नाम है व्यवहार तकनीकी, अगला नाम है अनुदेशन तकनीकी या फिर शिक्षण तकनीकी। तीनों के तीनों जो नाम हैं वो सॉफ्टवेयर तकनीकी के ही नाम हैं। जैसे हार्डवेयर के बारे में सिल्वरमैन ने अपने जो वाक्य हैं वो प्रस्तुत किए थे, अपने विचार बताए थे, उसी तरह से यहाँ भी सिल्वरमैन का जिक्र है कि सिल्वरमैन ने इसे संरचनात्मक शैक्षिक तकनीकी, जिसको इंग्लिश में हम कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि संरचनात्मक शैक्षिकी तकनीकी कौन से उपागम को कहा जाता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा हार्डवेयर उपागम को। और ये नाम किसने दिया? तो ये नाम सिल्वरमैन ने दिया है और इंग्लिश नाम हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर को भी बिना सॉफ्टवेयर के काम में नहीं लाया जा सकता। यानी हार्डवेयर का प्रयोग भी हमें करना है तो हमें उसमें भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होगा। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर हमारे कोई काम का नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए कि प्रोजेक्टर का काम है किसी विषय वस्तु को दिखाना, लेकिन वो तभी दिखाएगा जब उसमें कोई सामग्री हम उसमें अपलोड करेंगे, और जो संग्रहित सामग्री है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर को भी बिना सॉफ्टवेयर के काम में हम नहीं ला सकते। अब सॉफ्टवेयर अप्रोचेज यानी सामग्री को यहाँ पर जैसे हार्डवेयर में हमने थोड़ा थोड़ा विवरण पढ़ा था, उसी तरह से सॉफ्टवेयर के जो उपकरण हैं, जो सामग्री है, उसका हमें यहाँ पर विवरण पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण है स्लाइड, क्योंकि हमने उदाहरणों में पढ़ा भी था कि जो स्लाइड्स हैं उसको सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है, और स्लाइडों को दिखाने का जो कार्य किया जाता है जिस मशीन के द्वारा, उसको हम हार्डवेयर के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लाइड प्रक्षेपित दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। यानी स्लाइड एक ऐसी सामग्री है जिसको प्रक्षेपित दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखा गया है। यानी स्लाइड में जो विषय वस्तु है उसको हम प्रक्षेपित करके, दीवार या पर्दे पर प्रक्षेपित करके ही देख सकते हैं। इन्हें एपिडाइस्कोप
मैजिक लैंटर्न तथा प्रोजेक्टरों से पर्दे पर प्रक्षेपित कर कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो स्लाइडों का प्रयोग यदि कक्ष में उनका प्रयोग करना है तो उसके लिए हमें हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। और वो हार्डवेयर कौन कौन से हैं? एक तो है एपीडायस्कोप, यानी एपीडायस्कोप के माध्यम से भी हम स्लाइडों को प्रक्षेपित कर सकते हैं। और दूसरा है मैजिक लैंटर्न, यानी इसके माध्यम से भी हम स्लाइडों को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रक्षेपित कर सकते हैं। या फिर जो सामान्य प्रोजेक्टर हैं, इसके माध्यम से भी हम पर्दे पर विषय वस्तु को, स्लाइडों में जो विषय वस्तु उसको प्रक्षेपित कर सकते हैं और इसका प्रयोग कक्षा शिक्षण में हम आसानी से कर सकते हैं। अगला जो सॉफ्टवेयर जो उपकरण है, सॉफ्टवेयर जो वस्तु, उसका नाम है फिल्म स्ट्रिप्स। इसका तात्पर्य है लंबी पट्टियों से, यानी जो लंबी पट्टियाँ होती हैं उनको हम फिल्म स्ट्रिप्स कहते हैं। और इन लंबी पट्टियों पर एक निश्चित क्रम अथवा लड़ी के रूप में अनेक फोटोग्राफ बने होते हैं। यानी एक लंबी पट्टी होती है और जिसमें अनेक फोटोग्राफ बने होते हैं, उसको हम फिल्म स्ट्रिप कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न यही बनता है कि सॉफ्टवेयर का वह उदाहरण या वह यंत्र या वह वस्तु जिस पर एक निश्चित क्रम में एक लड़ी के रूप में अनेक फोटोग्राफी बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका नाम हो जाएगा फिल्म स्ट्रिप। तो ये हमें याद रखना है। अगली जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है वो है ट्रांसपेरेंसीज या पारदर्शक सीट, यानी ऐसी सीट जिसको आर पार देखा जा सके। और पारदर्शक को ही इंग्लिश में हम ट्रांसपेरेंस कहते हैं। यानी इस सीट को ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से पर्दे पर सुविधापूर्वक प्रक्षेपित कर उत्तम ढंग से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पारदर्शक सीट का कार्य क्या होता है कि इस पारदर्शक सीट को ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो हमने हार्डवेयर उपागम में पढ़ा था, उस प्रोजेक्टर के माध्यम से पर्दे पर सुविधापूर्वक प्रक्षेपित करके और कक्ष में विद्यार्थियों के सामने उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है अभिक्रमित अधिगम पैकेज। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब अगला जो पॉइंट होगा वो हमारा अभिक्रमित अधिगम ही होगा। तो अभिक्रमित अधिगम पैकेज की हमें यहाँ जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि चाहे शिक्षण मशीन से अनुदेशन देने की बात हो या कंप्यूटर की सहायता से कंप्यूटर सह अनुदेशन देने की बात हो, अभिक्रमित अधिगम पैकेजों के रूप में उपलब्ध सॉफ्टवेयर सामग्री बहुत ही सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पर आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अभिक्रमित अधिगम पैकेज क्या होते हैं। तो दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। चाहे वो शिक्षण मशीन से अनुदेशन हो, यानी चाहे हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से छात्रों को सिखा रहे हों, या फिर कंप्यूटर की सहायता से कंप्यूटर सह अनुदेशन देने की बात हो, या फिर हम कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण करवा रहे हों, दोनों ही अधिगमों में अभिक्रमित अधिगम जो पैकेज हैं, यदि उनकी उपलब्धता है तो सॉफ्टवेयर सामग्री बहुत ही सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखती है। तो अभिक्रमित अधिगम पैकेजों में जो सॉफ्टवेयर सामग्री है वो दोनों प्रकार के अनुदेशनों में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है और बहुत ही सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाने की क्षमता भी रखती है। कौन से दो प्रकार के अनुदेशनों में? तो पहला है शिक्षण मशीन से अनुदेशन में भी और दूसरा है कंप्यूटर सह अनुदेशन में भी। तो दोनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभिक्रमित अधिगम पैकेज को यहाँ पर क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि यहाँ पर आपके क्लियर हो गया है कि अभिक्रमित अधिगम पैकेज में भी जो सामग्री होती है वो कौन सी होती है? सॉफ्टवेयर सामग्री होती है। अब मैंने आपको बताया था कि अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो यही होगा, अभिक्रमित अधिगम। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभिक्रमित अधिगम या अभिक्रमित अनुदेशन दोनों नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। परीक्षा में अभिक्रमित अनुदेशन नाम से भी प्रश्न आ सकता है और अभिक्रमित अधिगम के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो शब्द है इसमें अभिक्रमित शब्द, उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि अभिक्रमित क्या होता है। तो क्रमबद्ध अथवा योजनाबद्ध, यानी अभिक्रमित का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रमबद्ध करना या योजनाबद्ध करना। अभिक्रमित अधिगम या अभिक्रमित अनुदेशन संप्रत्या का विकास 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में हुआ था। तो यहाँ पर इसके विकास की बात की जा रही है कि अभिक्रमित अधिगम का विकास कब हुआ था? तो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में इसका विकास हुआ था। इसके जो विचारक हैं, अभिक्रमित अधिगम के जो विचार देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन कौन हैं? एक है एल प्रेसी,
दूसरे हैं स्किनर, तीसरे हैं क्राउडर और चौथे हैं मैगर ईटीसी। यानी मुख्य विचारक इसके बारे में यहाँ पर आपको नोट करना है। अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत। अब जैसे हमने अभिक्रमित अधिगम को पढ़ लिया है कि अभिक्रमित क्या होता है, यानी एक किसी चीज़ को योजनाबद्ध या क्रमबद्ध करना, और इसको सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्यों रखा गया है, क्योंकि अभिक्रमित अधिगम में भी जो सामग्री प्रयोग की जाती है वो सॉफ्टवेयर सामग्री ही होती है। अब इसके सिद्धांतों की हम बात करते हैं। तो स्किनर ने अभिक्रमित अधिगम हेतु 5 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग सिद्धांत बताए हैं। तो जो पहला जो सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही याद रखना है कि स्किनर ने अभिक्रमित अधिगम के कितने सिद्धांत बताए। तो हमारा जवाब हो जाएगा 5 सिद्धांत। और कब प्रस्तुत किए? 1954 में। कौन कौन से हैं, सिर्फ नाम याद रखना है पांचों के। पहला है लघु पदों का सिद्धांत, दूसरा है बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है शीघ्र पृष्ठ पोषण का सिद्धांत यानी तुरंत फीडबैक देना, चौथा है स्वगति का सिद्धांत यानी अपनी गति से सीखना, और पांचवा है स्वमूल्यांकन का सिद्धांत यानी अपना आकलन स्वयं करना। लघु पदों का मतलब था छोटे छोटे पदों का यहाँ पर प्रयोग करना। तो ये जो 5 सिद्धांत है ये स्किनर के द्वारा दिए गए हैं। दूसरे जो सिद्धांत है वो 1963 में दिए गए, और किसके द्वारा दिए गए? रॉबर्ट मेयर के द्वारा ये सिद्धांत दिए गए। और इन्होंने, रॉबर्ट मेयर ने कितने सिद्धांत दिए हैं? 8 सिद्धांत। तो स्किनर ने 5 सिद्धांत दिए हैं, रॉबर्ट मेयर ने 8 सिद्धांत दिए हैं। यहाँ भी 8 का सिर्फ आपको नाम याद रखना है। तो कौन कौन से हैं? पहला है कार्य विश्लेषण का सिद्धांत यानी इसमें कार्य का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा है उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप का सिद्धांत यानी उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। लघु पदों का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, ये स्किनर के सिद्धांत में भी था। तार्किक क्रम का सिद्धांत यानी तार्किक रूप से क्रम में रखना विषय वस्तु को। तत्परता अनुक्रिया का सिद्धांत यानी तुरंत अनुक्रिया देना, रेस्पॉन्स देना। शीघ्र पृष्ठ पोषण का सिद्धांत ये भी स्किनर के सिद्धांतों में था। स्वगति का सिद्धांत भी वहाँ पर था और मूल्यांकन का सिद्धांत भी वहाँ पर था। तो इस तरह से 8 सिद्धांतों में कुछ सिद्धांत हैं वो स्किनर के लिए हैं और कुछ सिद्धांत इन्होंने स्वयं के यहाँ पर बताए हैं। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक के कौन कौन से सिद्धांत हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये आपको पता चल ही गया है, क्योंकि मैं बार बार हर पॉइंट पे आपको ये बताता हूँ कि यहाँ से प्रश्न किस तरह से बन सकता है। 1970 में रॉबर्ट गेने ने अधिगम स्वरूपों को अधिक महत्व देते हुए अभिक्रमित अधिगम में 10 बिंदुओं को शामिल किया है। यहाँ पर मैंने इसके सिद्धांत और 10 बिंदु नहीं बताए हैं, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम स्वरूपों को महत्व देते हुए कितने बिंदु बताए हैं। तो वहाँ पर आपको बताना है कि 10 बिंदु उन्होंने बताए हैं। तो ये हो गए सिद्धांत। अब देखते हैं अभिक्रमित अधिगम के प्रकार, यानी अभिक्रमित अधिगम कितने प्रकार का होता है। और ये हमारा सॉफ्टवेयर का लास्ट बिंदु है, और सॉफ्टवेयर में लास्ट अभिक्रमित अधिगम पैकेज ही था। फिर मैंने कहा था कि ये महत्वपूर्ण है और इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसी डिटेल में हमें अभिक्रमित की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद में इनके जो सिद्धांत हैं, किस किस मनोवैज्ञानिक ने कितने सिद्धांत दिए वो पढ़े। अब इसके जो मुख्य प्रकार हैं उसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो अभिक्रमित अधिगम के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? रेखीय अभिक्रमित अधिगम, शाखीय अभिक्रमित अधिगम, मैथेटिक्स अभिक्रमित अधिगम, स्वनिर्देशित अभिक्रमित अधिगम और कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अधिगम। तो सबसे पहले हम रेखीय के बारे में पढ़ते हैं कि रेखीय अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक कौन है। तो उसका नाम है B.F. स्किनर। यानी रेखीय अभिक्रमित अधिगम किसने दिया? तो हमारा जवाब हो जाएगा B.F. स्किनर ने। इसे श्रृंखला अभिक्रम अथवा बाह्य अनुदेशन भी कहते हैं। तो रेखीय अभिक्रमित अधिगम का दूसरा नाम हो जाएगा श्रृंखला अधिगम या बाह्य अनुदेशन भी इसका नाम दिया गया है। स्किनर ने सीखने के लिए छोटे छोटे पदों का प्रयोग किया है, और स्किनर के सिद्धांतों में हमने पढ़ा भी था लघु पदों का सिद्धांत। तो रेखीय अभिक्रमित अधिगम है, उसमें स्किनर ने सीखने के लिए कैसे पदों का प्रयोग किया है? तो हमारा जवाब हो जाएगा छोटे छोटे पदों का यहाँ पर रेखीय में प्रयोग किया गया है। इसमें बालक के पढ़ने का जो मार्ग है वो बाह्य रूप से अभिक्रमित अनुदेशन लिखने वाले द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी इसमें जो बालक का पढ़ने का जो मार्ग है, यानी बालक को जो पढ़ाया जाता है
वो बाह्य रूप से अभिक्रमित अनुदेशन लिखने वाले द्वारा, यानी उस व्यक्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है जो बाह्य रूप से अभिक्रमित अनुदेशन लिखता है, उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। रेखीय अभिक्रम का स्वरूप की बात करें तो रेखीय अभिक्रम के स्वरूप में 3 चीज़ें आती हैं। एक होता है उद्दीपक, दूसरा होता है उस उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया, और उस अनुक्रिया के ऊपर दिया गया पुनर्बलन यानी फीडबैक। तो इस तरह से रेखीय अभिक्रम के स्वरूप में कितनी चीज़ों को शामिल किया गया है तो आपको याद होना चाहिए। 3 चीज़ें हैं, उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्बलन। रेखीय अभिक्रम के पदों के प्रकार, तो रेखीय अभिक्रम में जो पद यूज किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के पदों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और परीक्षण पद। रेखीय अभिक्रम अधिगम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्यवहार परिवर्तन करना। ये हमने अभिक्रमित अधिगम के जो विशेषताएं थी वहाँ भी पढ़ा था, किसके माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तो ये हमारा जो पहला प्रकार था रेखीय अभिक्रमित अधिगम, उसके बारे में जो जानकारी थी वो हमने प्राप्त करी थी कि इसमें कितने पद होते हैं, इसका स्वरूप क्या होता है, और स्किनर ने कैसे पदों का यहाँ पर प्रयोग किया, इसके प्रतिपादक कौन है, इसके अन्य नाम क्या है। सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सारे बिंदुओं का आप नोट्स टाइप में यहाँ पर आपको बनाना है। दूसरा जो प्रकार था अभिक्रमित अधिगम का वो था साखीय अभिक्रम। इसके प्रतिपादक हैं नॉर्मन ए क्राउडर। तो प्रतिपादकों का नाम आपको अवश्य याद रखना है कि कौन से अभिक्रम का प्रतिपादक कौन से मनोवैज्ञानिक है। साखीय अभिक्रम को क्राउडेरियन अभिक्रम भी कहते हैं, अरेखीय अभिक्रम भी कहते हैं, या आंतरिक अभिक्रम भी कहा जाता है। इनको याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यदि आपके रेखीय याद है तो साखीय अपने आप हो जाएगा। क्राउडेरियन नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके जो प्रतिपादक हैं वो है नॉर्मन ए क्राउडर, इसलिए इसको क्राउडेरियन कहते हैं। अरेखीय क्यों कहते हैं, क्योंकि रेखीय हम पढ़ चुके हैं, उसके विपरीत ये अभिक्रम है, इसलिए इसको अरेखीय कहते हैं। उसमें हम बाह्य अभिक्रम की बात कर रहे थे, तो इसके विपरीत होने के कारण इसको हम आंतरिक अभिक्रम भी कहते हैं। तो जिस तरह से रेखीय अभिक्रम के अनेक नाम है वो आपको याद रखना है, उसी तरह से साखीय अभिक्रम के नामों को भी आपको याद रखना है। इसमें अध्ययनकर्ता को स्वयं ही अपना निर्णय करके आगे बढ़ना होता है। तो साखीय अभिक्रम की विशेषता है कि इसके अंतर्गत जो अध्ययन करता है उसको स्वयं ही अपना निर्णय करके यानी निर्णय लेकर के आगे बढ़ना होता है। रेखीय अभिक्रम में छात्र को प्रत्येक फ्रेम को पढ़ना पड़ता है, लेकिन साखीय अभिक्रम में छात्र को एक फ्रेम पढ़ने को दिया जाता है। तो ये दोनों का अंतर यहाँ पर बताया है कि रेखीय और साखीय अभिक्रम में क्या अंतर है। तो रेखीय की बात करें, जो हमारा पहला प्रकार था, उसमें छात्र को प्रत्येक फ्रेम को पढ़ना पड़ता है, यानी उसमें पहले छात्र पहला फ्रेम पढ़ेगा और जैसे ही पहला फ्रेम पूरा होता है उसको दूसरा फ्रेम पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो दूसरा प्रकार है साखीय अभिक्रम, इसकी बात करें तो छात्र को एक फ्रेम ही यहाँ पर पढ़ने को दिया जाता है। तो ये बिंदु यहाँ पर क्यों शामिल किया है, तो यहाँ पर आपको याद रखने के लिए जो चीज़ है वो यही है कि साखीय अभिक्रम में कितने फ्रेम का प्रयोग किया जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा एक फ्रेम का, और रेखीय अभिक्रम में अनेक फ्रेमों का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल एक ही उत्तर सही होता है, यानी साखीय अभिक्रम में केवल कितने उत्तर सही होंगे, अनेक उत्तरों में एक उत्तर सही होगा। इससे संबंधित जो मोस्ट बिंदु है कि प्रेसी ने प्रश्नों के उत्तरों के अभ्यास द्वारा स्किनर ने पुनर्बलन के द्वारा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया। तो प्रेसी ने तो प्रश्नों के उत्तरों के अभ्यास द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया, और स्किनर ने पुनर्बलन के द्वारा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया। परंतु क्राउडर ने अनुदेशन को प्रभावशाली बनाने हेतु निदान तथा उपचार पर अधिक बल दिया। तो यहाँ पर प्रत्येक मनोवैज्ञानिक की विशेषता बताई है। तो 3 मनोवैज्ञानिकों के नाम यहाँ पर ये आए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ मोस्ट लिखा है। एक आया है प्रेसी, दूसरा आया है स्किनर, और तीसरा है जो साखीय अभिक्रम के प्रतिपादक है नॉर्मन ए क्राउडर। तो प्रेसी ने बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास पर बल दिया। आपको तीनों के अलग अलग चीज़ें याद रखनी है।
स्किनर ने अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने के प्रयास में पुनर्बलन का प्रयोग किया, और जो क्राउडर हैं उन्होंने अनुदेशन को प्रभावशाली बनाने हेतु निदान और उपचार पर अधिक बल दिया। इन दो चीज़ों पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया। इस तरह से जो 5 प्रकार हैं वो 2 पढ़ लिए हैं, रेखीय और साखीय। अभिक्रम अधिगम का जो तीसरा प्रकार है वो है मैथेटिक्स अभिक्रम। इसके जो प्रतिपादक हैं वो थॉमस एफ गिलबर्ट हैं। याद रखना है, पहले का स्किनर था, दूसरे का क्राउडर था, तीसरे का गिलबर्ट है। मैथेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के मैथीन शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। तो जो मैथेटिक्स शब्द उसकी व्युत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है, और कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? मैथीन शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। यहाँ पर विषय वस्तु की अपेक्षा क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। जो तीसरा जो अभिक्रम अधिगम है मैथेटिक्स, यहाँ पर विषय वस्तु की अपेक्षा किस पर बल दिया जाता है? क्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है। मैथेटिक्स अभिक्रम की अवधारणाएं, तो मैथेटिक्स अभिक्रम की निम्नलिखित अवधारणाएं हैं। 3 अवधारणाएं हैं: श्रृंखला का नियम, विभेदीकरण का नियम और सामान्यीकरण का नियम। तीनों याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैथेटिक्स अभिक्रम की कितनी अवधारणाएं हैं, तो आपको जवाब देना होगा 3 अवधारणाएं। या फिर प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से मैथेटिक्स अभिक्रम की कौन सी अवधारणा नहीं है, तो 3 इनमें से दे देगा, एक दूसरी अवधारणा दे देगा, उसको आपको पहचानना है। तभी पहचान पाएंगे जब आपको ये सारे याद होंगे। अब इसी के अंतर्गत एक अभिक्रम आता है अवरोह अभिक्रम। उसके निर्माण के कुछ सोपान हैं, वो भी आपको याद रखना है। सोपान का मतलब होता है पहले किस चीज़ का निर्माण किया जाए, फिर किस चीज़ का निर्माण किया जाए। तो सबसे पहला सोपान है प्रदत्तों का संकलन तथा कार्य का विश्लेषण। तो सबसे पहले दी गई चीज़ों का हमें संकलन करना होता है, किसमें? अवरोह अभिक्रम में। उसके बाद में स्वामित्व के लिए उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिन चीज़ों का हमने संकलन किया है। उसके बाद में पाठ योजना का विशिष्टीकरण, फिर अभ्यास के लिए पद, और फिर उसके बाद में उसका संपादन करना। तो ये सिर्फ आपको सोपान याद रखना है। अभिक्रमित अधिगम का जो चौथा प्रकार है वो है स्वनिर्देशित अभिक्रम, यानी स्वयं के द्वारा निर्देशित अभिक्रम। इसे संयुक्त अभिक्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वनिर्देशित अभिक्रम का दूसरा नाम हो जाएगा संयुक्त अभिक्रम। अभिक्रमित अनुदेशन तथा पाठ्य पुस्तकों में समन्वय स्थापित करता है। तो जो चौथे प्रकार का जो अभिक्रमित अनुदेशन है, स्वनिर्देशित अभिक्रम जिसका नाम है, उसका कार्य क्या है? यानी अभिक्रमित अनुदेशन और पाठ्य पुस्तकों के मध्य समन्वय स्थापित करना। इस अभिक्रम में अभिक्रमित शिक्षण सहायक सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखने योग्य बिंदु यही है कि स्वनिर्देशित अभिक्रम अधिगम में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सहायक सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। स्वनिर्देशित अभिक्रम के कुछ सोपान हैं। पहला सोपान है उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में विश्लेषण करना। दूसरा सोपान है पाठ्य वस्तु विश्लेषण करना तथा उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करना। तीसरा सोपान है परीक्षा पदों का निर्माण करना, यानी जो चीज़ हमने सीखी है उसकी परीक्षा लेंगे तो उसमें जो पद होंगे उसका निर्माण करना। चौथा सोपान है संयुक्त अभिक्रमित अनुदेशन का निर्धारण करना। और पांचवा सोपान है अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का निर्माण करना, यानी जो भी हम अनुदेशन देंगे, अभिक्रमित अनुदेशन प्रदान करेंगे, उसमें जो जो सामग्री की आवश्यकता होगी उसका निर्माण करना। और षष्ठम सोपान है अनुदेशन सामग्री की जांच करना या मूल्यांकन करना। तो इस तरह से स्वनिर्देशित जो अभिक्रम है, अभिक्रमित अधिगम है, अभिक्रमित अनुदेशन है, उसके कितने सोपान हैं? तो आपको जवाब देना होगा 6 सोपान। और कौन कौन से सोपान हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, और उसकी जो जानकारी है वो भी मैंने आपको यहाँ पर संक्षिप्त रूप से दे दी है। अब पांचवा जो प्रकार है और लास्ट जो प्रकार है, और इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है, अभिक्रमित अधिगम का जो लास्ट प्रकार है 5 प्रकारों में, वो है संगणक आधारित अभिक्रम, यानी कंप्यूटर पर आधारित अभिक्रम। इसके जो प्रतिपादक हैं वो लॉरेंस स्टालरो हैं।
संगणक को ज्ञान के संचार प्रवाह में प्रभावशाली माध्यम माना जा रहा है। यानी कंप्यूटर को ज्ञान के संचार प्रवाह में सबसे प्रभावशाली माध्यम माना जाता, और माना ही नहीं जाता, वास्तव में ये प्रभावशाली माध्यम है भी। इसमें 4 बिंदुओं पर अधिक बल दिया जाता है। पहला जो बिंदु है वो है ड्रिल, जिसको हिंदी में अभ्यास कहते हैं। दूसरा जो बिंदु है जिस पर अधिक बल दिया जाता है वो ट्यूटोरियल है। तीसरा है प्रश्नोत्तर, और चौथा है निदानात्मक परीक्षण, यानी जो चीज़ें कमी रह गई है उसका निदान किस तरह से किया जाए, इन चीज़ों का यहाँ पर परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि संगणक आधारित जो अभिक्रमित अधिगम है उनमें किन 4 बिंदुओं पर अधिक बल दिया गया है। तो आपको ये चारों का जो नाम है वो याद रखना है। स्वशिक्षण और अध्यापक नियंत्रित शिक्षण दोनों में ही इसके प्रयोग की असीमित संभावनाएं हैं। तो कंप्यूटर की जो संभावनाएं वो कहाँ है? स्वशिक्षण, यानी यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उसमें भी कंप्यूटर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अध्यापक नियंत्रित शिक्षण में है। अध्यापक नियंत्रित शिक्षण का मतलब होता है जिस शिक्षण में नियंत्रण किसका हो? अध्यापक का। तो चाहे आप खुद पढ़ रहे हैं, चाहे आप अध्यापक से पढ़ रहे हैं, दोनों ही जगह इसका जो प्रयोग की जो संभावनाएं हैं वो असीमित है, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगणक से छात्रों को अपने कार्य के लिए तुरंत प्रतिपुष्टि और प्रोत्साहन मिल जाता है। तो संगणक के प्रयोग से जो भी छात्र इसके माध्यम से, इसके सहयोग से अध्ययन कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, उसको तुरंत प्रतिपुष्टि, प्रोत्साहन मिल जाता है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करते हुए यहाँ पर अध्ययन किया है। और इस दूसरा जो पॉइंट है 6ठी यूनिट का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसके अंतर्गत जो कंप्यूटर है उससे संबंधित अगला वीडियो होगा और उसमें कंप्यूटर से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और फीडबैक देने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।